हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी तक एडीआर मैकेनिज्म कवर कर लिया है। आज हम बात जानेंगे उसके आगे ट्राइब्यूनल्स के बारे में। कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स में क्या अंतर होते हैं, एंड देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राइब्यूनल क्या होते हैं जो कि एक सेकंड। सो ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल इज बेसिकली अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। मतलब ये ना तो कोर्ट होता है, ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। लाइक इट इज नाइदर कोर्ट नॉर अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड इसके पास भी अगर बात करें तो पावर होती है सिविल कोर्ट की। ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर इसके पास भी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में है कुछ कि नहीं है, ये देखते हैं। देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी जब बनी थी इमरजेंसी के दौरान, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल ए और 323 कैपिटल बी को ऐड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था 323 ए में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल पे। और जो 323 बी जिसमें कहा गया था, इसमें लिखा गया कि मैटर्स जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसके बारे में वो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन को लेकर के, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, है ना। और इसी से रिलेटेड 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लेजिस्लेचर कैन क्रिएट on any matters like tribunals as per the seventh schedule, जो कि सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट्स है, उसमें मेंशन आप किसी भी मैटर से रिलेटेड टाइप ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 323 कैपिटल बी के तहत। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसमें क्या होता है, एक सेकंड में ब्लैक स्क्रीन में बताता हूँ। जी। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइब्यूनल जो सेटअप होता है, फर्स्ट ट्राइब्यूनल इन इंडिया 1941 इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बनता है। ठीक है, 1980s में 1980s में कैट बनता है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और इसके लिए एक अपीलेट ट्राइब्यूनल था, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है। अब 2021 में एक रिफॉर्म लिया गया कि इसको अबॉलिश किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल बोर्ड से। और मतलब अपीलेट अबॉलिश कर दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल अपीलेट बोर्ड। इस तरीके की चीजें कुछ को अबॉलिश कर दिया गया। उन्हें लगा कि ऐसा अभी इसको रखना जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ इसकी नीड की बात करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, सो ऑफ कोर्स ये रिड्यूस कर, देखो वही एडीआर वाला पूरा जो आप उसमें लिखेंगे वही सारी चीजें इसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। टू रिड्यूस, पहला की नीड की बात करें तो टू रिड्यूस द वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड ऑफ द कोर्ट, ऑफ कोर्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक। देखो मैं ऐसे बताता हूँ। लाइक पहला नीड है कि टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट, लाइक कोर्ट की पेंडेंसी कम होगी। एंड टू परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड रूल इन द जस्टिस सिस्टम, बिकॉज अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए रिलेटेड बनाते हैं आप इसमें, तो स्पेसिफिकली आप उसमें स्पेशलाइज्ड रूल जस्टिस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, ये है ना। तो वो भी एक इसका गोल अचीव होता है। फिर इसमें डिस्प्यूट्स जो हियरिंग होगी डिस्प्यूट्स की, वो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, आर्म फोर्सेस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ की जा सकती है। और एक्सपर्ट की व्यूज ले सकते हैं, ओपिनियंस ले सकते हैं, तो ये इसमें एक बेनिफिट है। और ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस उसमें फॉलो किया जा रहा है, वो तो है ही। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो 2000 323 आर्टिकल में दिया हुआ है, 323 कैपिटल ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें तीन टाइप के ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। कौन कौन से, देखो, तीन टाइप्स के ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। पहला, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेकंड,
स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एंड थर्ड इज द ज्वाइंट ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइब्यूनल्स का रोल, ट्राइब्यूनल्स की नीड्स, ट्राइब्यूनल्स के आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये सारी चीजों के ऊपर अभी हमने ब्रीफ में समझा। नाउ बात करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसको समझता है, देखो, कोर्ट ऑफ लॉ की अगर बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड अगर बात करें, अगर ऑन द अदर हैंड देखें, ट्राइब्यूनल्स की बात करें, तो ये एक तरीके से एजेंसी की तरह काम करता है। एजेंसी इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, ठीक है, एंड इन्वेस्टेड विथ जुडिशियल पावर। ठीक है, सीधी सी बात है कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एक ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है जो चला आ रहा है सदियों से। और ट्राइब्यूनल जो है ये एक तरीके की एजेंसी है जिसे क्रिएट किया जाता है एंड बाय द स्टैट्यूट, यानी कि उसके पीछे एक लॉ की बैकिंग होती है, जो कि अभी हमने देखा। एंड उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसको पावर दी जाती है, द जुडिशियल पावर, लाइक आप उससे कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक तरीके से जिस सिविल कोर्ट की पावर्स उसको प्राप्त होती है। ठीक है, नाउ सेकंड अगर बात करें तो जो कोर्ट ऑफ लॉ होता है वो, उसको पावर होता है टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस अनलेस इट इज बार्ड, जब तक कि उसके ऐसा करने के लिए बाध्य ना किया जाए, मतलब रोका ना गया हो। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी बात करें ट्राइब्यूनल्स की, तो ये स्पेशल मैटर सुनवाई करता है। जैसे स्पेशल मैटर्स विच आर कन्फर्ड ऑन देम बाय द स्टैट्यूट। जैसे कि आप जानते हैं कि एजेंसी है ये, क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ द जुडिशरी फॉर द पर्टिकुलर मैटर, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करेगी, तो वो एक स्पेसिफिकली स्पेशल मैटर्स के लिए उसे बनाया गया है। तो इस तरीके से वो सभी सिविल कोड, मतलब कि ऑल द सूट्स नहीं सुन सकता। ठीक है, जिस पर्पज के लिए वैसे बनाया गया है सिर्फ वही सुन सकता है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, देखो, जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये हमने देखा था, डीपीएसपी का भी पार्ट है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, दे आर entirely इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और बेसिकली कहें तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, उसका है उस वो एक तरीके से उसका रूल्स रेगुलेशन सब कुछ कौन मेंटेन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर एंटायरली वर्क्स इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और पर्टिकुलरली बात करें तो गवर्नमेंट की बात करें। ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो कोर्ट होते हैं, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ जो होते हैं, इसको प्रिसाइड किया जाता है, यानी कि जो प्रिसाइडिंग होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, दे आर ट्रेन्ड इन लॉ, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो पढ़ाई कर करके उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर करके आते हैं, तो दे हैव अ ट्रेनिंग इन लॉ। बट यहाँ पे ट्राइब्यूनल की अगर बात करें तो इट हैज, मतलब इट मे और मे नॉट बी ट्रेन्ड इन द मैटर ऑफ लॉ, मे बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑल्सो। तो अगर जरूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट मतलब लॉ से रिलेटेड ट्रेंड होंगे तभी आप उसमें आ सकते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल से रिलेटेड इसमें चीजों में
आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से भी जुड़े एक्सपर्ट को और उसको उसकी उसकी ओपिनियंस और उसको एक्सपर्ट को आप वहां पे जगह दे सकते हैं। सो दिस मे और मे नॉट बी ट्रेन्ड इन द लॉज, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लाइक ऐसा करना कंपलसरी नहीं हो जाता, जहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ में या कोर्ट ऑफ लॉ में इसका करना एक ट्रेन्ड लॉ ऑफिसर की जरूरत होती है। ठीक है। नाउ इसकी अगर बात करें तो इसमें ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जज जो होते हैं मस्ट बी इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो होते हैं, दे मे है दे मे बी अ पार्टी टू डिस्प्यूट टू बी डिसाइडेड बाय इट। यानी कि उसमें एक वो पार्टी भी हो सकते हैं, बिकॉज वो सेंट्रल, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो वो उससे ही जुड़े एक मैटर के पार्टी भी बन सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जहां पे ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ होता है उसमें जज को इम्पार्शियल होना पड़ता है बोथ द पार्टी से। ठीक है, ये याद रखें। नाउ ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ में दे आर बाउंड बाय ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ठीक है। सो फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ में दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स विच इज बेस्ड ऑन द एविडेंस, विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर established by law, and on the other hand tribunals में they are only follow the natural justice, they are only follow the principle of the natural justice। ठीक है। हाँ, traditional court of law can decide the wife of legislation, but administrative tribunals they cannot do so। ठीक है। सो ये था एक मोटा मोटा एक डिफरेंस, जो कि जिसमें ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें ऐड करी जा सकती हैं, बट अभी आपको समझने के लिए ये आसान हो गया होगा कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ लॉ एंड द ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट, लाइक आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर इसके बारे में डीप डाउन आराम से नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। लेकिन अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक हमको पता है कि आर्टिकल 40 ना, आर्टिकल, पहले तो ये याद रख लो हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा डीपीएसपी, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो आपको पता होना चाहिए, दैट स्टेट सेल टेक, ध्यान से पढ़ना क्या क्या सब लिखा हुआ है, स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है। विलेज पंचायत एंड एंडाउ them with such powers and authority as may be necessary to enable them to as function as unit of self government। Now what does it mean? आर्टिकल 40 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसमें ये लिखा गया है कि स्टेट ये ट्राई करेगा, क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, तो स्टेट को ये और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया था कि स्टेट शेल ट्राई टू टेक अ स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, यानी कि विलेज पंचायत की जो हमारी सदियों की परंपरा है उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का आप एक प्रावधान लेकर के जा रहे हैं इन फ्यूचर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम की बात है। एंड देन आप उनको ऐसी शक्तियां देंगे, एंडाउ देम विद द सच पावर्स एंड अथॉरिटी, कि वो एक तरीके से इनेबल कर पाए फंक्शंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट या ग्रास रूट गवर्नमेंट पे। ठीक है। और ये याद रखना, ये स्टेट लिस्ट आइटम नंबर 5 का पार्ट है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ इसके ऊपर कई सारी कमेटियां बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बलवंत राय, है ना, बलवंत राय जी मेहता कमेटी।
मेहता कमेटी। फिर एक बनती है आपकी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। एक बनती है जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी है ना। और फिर एक आती है एल एम सिंघवी कमेटी 1986 वाली। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इतनी सारी कमेटियां बनी है, अभी इसको डिटेल में समझते हैं कि व्हाट व्हाट दे सेड इन देयर रिपोर्ट्स एंड फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं बलवंत बलवंत रायजी मेहता मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा? 1950 में। 1957 में ये कमेटी बनती है। इन्हीं को, बलवंत राय जी मेहता को ही याद रखना, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। तो ये जो बलवंत राय जी मेहता थे, इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ये याद रखना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि थ्री टीयर सिस्टम होना चाहिए। थ्री टीयर सिस्टम होना चाहिए, कौन कौन सा? पहला, लाइक, आप ग्राम पंचायत का निर्माण करें, है ना, ग्राम पंचायत का निर्माण करें। सेकंड, आप पंचायत समिति पंचायत समिति का निर्माण करें। और तीसरा, जिला पर जिला परिषद, ठीक है? जिला परिषद का निर्माण करें। अब देखो, जिला परिषद और इन सारी चीजों को तो इन्होंने कहा, जिसमें डिटेल में इन्होंने क्या कहा कि जिला पंचायत जो होगी, जिला पंचायत जिला पंचायत एंड जो ये पंचायत समिति होगी, जो सेकंड दो, मतलब फर्स्ट को छोड़ के जो बाकी के दो थे उनको मिला करके पंचायत समिति जो थी, इनमें इन्होंने जो सजेशन दिया उनमें कहा कि ये दोनों को मिला करके एक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब जो इसके मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली चुन करके आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, है ना। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्टली मेंबर्स यहाँ पे चुन करके आना चाहिए। वेयर एज जो विलेज पंचायत है, विलेज पंचायत में इन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली इलेक्शन कराओ, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए फ्रॉम द पंचायत लेवल, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज थ्री बॉडीज, मतलब दीज बॉडीज तीनों लेवल पे इनको प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का जो पावर्स है वो देना चाहिए। और जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगी, और जिला परिषद जो है एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, और जो पंचायत है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन बॉडी की तरह काम करेगी, ठीक है। नाउ, इसकी चेयर के लिए इन्होंने सजेशन दिया था कि जो चेयर करेंगे जिला परिषद को, वो चेयर कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि आईएएस, डीएम, ठीक है। नाउ, इन्होंने एक और बात करी कि इनको एक एडिकेट रिसोर्स देना चाहिए, शुड बी ट्रांसफर्ड टू दीज बॉडीज, तीनों बॉडी को, सो दैट टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एंड फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखो, यही स्टेटमेंट सेम एज इट इज आर्टिकल 40 में दिया था, जो कि मैंने अभी बताया। नाउ, दीज रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड बाय द एनडीसी नेशनल, है ना, एनडीसी 1958 में। नाउ, लेकिन इसके बाद जब इसको एनडीसी की तरफ से एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद ही राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में नागौर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन द 2 अक्टूबर 1959, 1959 के दिन, ठीक है। लेकिन अभी भी याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस नहीं मिला था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, इसके बाद भी कमेटियां बनती है, उसको समझते हैं। देखो, इसमें सेकंड जो मतलब फिर एक और कमेटी बनती है, उसका नाम है अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी 1977। वो कब बनी थी? 1957। उसके जस्ट 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनती है। इसने रिकमेंड किया कि 2 टीयर की आप पीआरआई बनाइए, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाइए। एक होना चाहिए जिला परिषद, फिर दूसरा होना चाहिए मंडल पंचायत, ठीक है। इसकी इन्होंने बात करी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट अपॉइंट कीजिए फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, लाइक
पहला आपका जब भी स्टेट के नीचे डिसेंट्रलाइज्ड हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, यानी कि जिला पंचायत पर या जिला परिषद पर, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करनी चाहिए, ये इनका मानना था। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव द कंपल्सरी पावर ऑफ द टैक्सेशन, ये भी इन्होंने कहा कि इनके पास जो टैक्सेशन की पावर है वो उन्हें दे दी जाए। ठीक है। फिर डेवलपमेंट जो फंक्शंस है, दे शुड बी ट्रांसफर्ड टू जिला परिषद एंड नो एक्शन शुड बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर दिस whole report is submitted by the Ashok Mehta. I'm really sorry. अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरजीह ही नहीं दी, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ये इसका क्रक्स था। तो कुल मिला के इन्होंने टू टियर गवर्नमेंट, जिला पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात करी थी, बस इतना याद रखना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसको एक्सेप्ट इन्होंने नहीं किया था। नाउ इसके बाद बनती है जीवी के राव कमेटी, वो समझता है। एक बनती है जीवी के राव कमेटी। ना जीवी के राव कमेटी की बात करें तो 1985 में ये कमेटी बनती है। इसमें जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सीईओ बैठाने की बात करी गई, है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरह काम करेगा, और इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हो। कुल मिला के ये दो ही पॉइंट हैं जो हमें देखना होगा, बाकी इसमें भी कुछ खास निकल करके आता नहीं है, तो इसमें हम मतलब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। नाउ एक इम्पोर्टेंट जो हमारा ध्यान रखना है कि कमेटी आती है, दैट इज एल एम सिंघवी। ठीक है। एल एम सिंघवी कमेटी जो बनती है 1986 में बनती है। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पीआरआईज है ना, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। पहली बार इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन आपको देना चाहिए विथ एडिंग द न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही दर्जा दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दो, और फ्री फेयर इलेक्शन करवाओ। ठीक है। फ्री फेयर इलेक्शन आप करवाइए इसके लिए। ठीक है। It also suggested to create a separate judicial tribunal to hear the election dispute related to the PRIs, यानी कि पीआरआई से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए आप एक अलग से जुडिशियल ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जो कि अभी मैंने बताया कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, उसके उससे रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर के रिलेटेड। ठीक है ना। और न्याय पंचायत शुड आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड, इनका मानना था कि न्याय पंचायत शुड आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द क्लस्टर ऑफ द विलेजेस, कुछ विलेजेस का ग्रुप बना करके, एंड इट आल्सो एम्फसाइज्ड टू इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा एंड कॉल्ड इट एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज वहीं से सारी चीजें काम कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये एल एन सिंघवी का, अगर एल एन सिंघवी को हमें क्यों याद रखना चाहिए इस कमेटी को, इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि पीआरआईज को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए बाय एडिंग द न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर एक बनता है गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी बनती है 1988 में, सब सीक्वेंस से जा रहा है। इसमें हमें याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि जो पीआरआई है, दे शुड हैव responsible of plans for what सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट लिस्ट का, या फिर जो सेवेंथ शेड्यूल में लिस्ट दी है उसके लिए उन्होंने कहा। नाउ बॉडीज empowered, these bodies should empowered or levy the taxes or collect the taxes and duties etc, ये सारी पावर भी इन्हें देनी चाहिए। और साथ में इसने ये भी कहा था, हमें इस कमेटी को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी कमेटी ने कहा था कि आप अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कीजिए, जो कि सिर्फ ग्राउंड लेवल पे या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो कि हमारे पीआरआईज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सारे जो चुनाव होते हैं उनको ये कंडक्ट कराएगा। तो याद रखना, एल एम सिंघवी ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, और गाडगिल कमेटी ने कहा था कि आप इस्टेब्लिश कीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। बेसिकली ये दो मोटी मोटी बातें हैं जो हमें इन कमेटियों से याद रखना है। ठीक है। इसी के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। लोकसभा में सितंबर 1991 में, जो कि फाइनली इमर्ज होकर के आता है एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। ठीक है। याद रहेगा।
इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होता है, लाइक उसमें कौन सी पावर्स हैं, उसके इलेक्शन, सारी चीजें डिटेल से विद आर्टिकल्स हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।